GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और 9 मई के बाद से जो पंजाब में ख़ास तौर पर बहरहाल तमाम ही सूबों में जो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही थीं और हो रही हैं, जिसमें ख़ुद तहरीक इंसाफ का दावा है, उनके कायद का दावा है कि गिरफ्तार कारकुनों की तादाद 10,000 के करीब है। और ख़ुद पंजाब हुकूमत और चारों सूबों की हुकूमतें भी ये तस्लीम कर रही हैं कि उन्होंने हज़ारों कारकुनों गिरफ्तार किया। इसी तरह पार्टी से छोड़ने वालों की भी एक के बाद दूसरी खबरें आ रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर एक एतबार से तहरीक इंसाफ की फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉरवर्ड कहूँगा, सेंटर फॉरवर्ड, और ख़ुद उनका एक बड़ा बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है, इंटरनेशनली बड़ी रिकग्नाइज्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं और इमरान खान के साथ सरदोरगम में साथ रहीं। ठीक है, फैयाज चौहान साहब हों या और जो हमारे आफ्ताब सिद्दीकी या दीगर और अरकान असम्बली हों, लेकिन बहरहाल शीरी मदारी ने का पार्टी से अलहदा होना, मैं धचका इसलिए नहीं कहूँगा कि ख़ुद शीरी मदारी 12 दिन में कोई 5 बार वो जेल गईं और फिर उनको रिहा किया गया और बिल आखिर उनको फिर मीडिया के सामने आकर ये बयान देना पड़ा। जो स्टेट रियासती होते हैं, जैसे GHQ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज़्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। 12 दिन अरेस्ट, रिहाई, डक्शन, रिहाई के प्रोसेस के थ्रू मेरी सेहत के हवाले से तो, और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। डॉक्टर शीरी मज़ारी, मैंने जैसे कहा कि हाईली इंटेलेक्चुअल, पार्टी की बहुत सीनियर रहनुमा, कई बार MNA, और फिर उन्होंने जो इस वक्त बयान दिया, उनके चेहरे के तासुरात करीब से देखें, खुद ज़ाहिर हो जाएगा कि इस वक्त किस प्रेशर में थी, ख़ास तौर पर अपने बच्ची की वजह से। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियर नायब सदर रबिया बाजवा हमारे साथ हैं। रबिया भी आपने शीरी मदारी का स्टेटमेंट सुना, चेहरे के तासुरात उनके देखे, आपने, हमने पहले भी देखा, कोई यानी गालिबन कोई कहती हैं 12 दिन में 5 बार उन्हें अगवा किया गया और फिर रिहाई मिली, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये पूरा सिलसिला हुआ और फाइनली ये हुआ। मैं वैसे तकसीम तो नहीं करता सियासत में ख़वातीन को या मर्द को, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी सोसाइटी, तमामी सोसाइटी में ज़रा ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है प्रेशर बिल्ड करना। अगर ये रहा तो MNAs भी छोड़ लें, क्या कहेंगी रबिया बाजवा? सर, मैं अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, मैं इसको 2 एंगल से देखूंगी। सबसे पहले तो मैं ये देख रही जो अमूमी तौर पे नज़र आ रहा है, डॉक्टर साहिबा का बयान हो या जनरली अगर आप उसको देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो एक बहुत रियासती जबर आपको नज़र आ रहा है जो सियासी अमल को रोकना चाहता है। पहले आप देखिए कि इलेक्शंस का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन इन्होंने मतलब कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। इस तरह का डिनाइल मैंने तो कभी नहीं देखा कि इस तरह कहा हो कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे और इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि जबर का सिलसिला शुरू हुआ और फिर इन्होंने ये फैसला किया हुकूमती सतह पर, बल्कि रियासती सतह पर फैसला हुआ कि जो पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं सियासी जमातों के, जो जिनका जो मतलब इनके खिलाफ हैं, या अगर PTI की हम बात करें तो उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाएगा। ये तो बाद में आता है ना रबिया, मिलिट्री कोर्ट की बाद में बात आई, लेकिन 9 मई का वाकया तो हुआ और ये समझा जाता है कि उनको उस तरह रोका नहीं गया, उसकी मदम्मत नहीं हुई, और इसलिए फिर बाकी ये रियासती इदारे हों या हुकूमत हों, फिर तो इस मौके से फ़ायदा उठाएगी जो इमरान के खिलाफ एक बयानिया रखती थी। हाँ जी, लेकिन सर बात ये ना कि इस तरह बात नहीं है। बात ये कि असल जो देखने वाली है कि इनको क्या जरूरत पेश है कि वो आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करें, उसकी वजह ये बात की बात है ना, नहीं ये तो बात की बात है। 9 मई का वाकया, बहरहाल ये ख्याल किया जाता है कि वो फौरी तौर पर अगर इमरान खान बयान देते तो शायद ये सूरत हाल नहीं पैदा होती। मैं ऐसा नहीं समझती, बहरहाल ये डिबेटेबल है। अगर आपका ये इस वक्त इशू नहीं है तो मैं इस पर बात नहीं करती, मैं उस पर कर लेती हूँ। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा का जो है, मेरा ख्याल है कि उनको मुकाबला करना चाहिए था। अच्छा। उनको खड़ा होना चाहिए था अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि वो एक बड़ी सीनियर रहनुमा है अपनी पार्टी की, और उनकी भी एक पीछे मतलब वो भी एक स्ट्रगल अपने तौर पे करती रही हैं।
तो इस तरह सरेंडर नहीं करना चाहिए। और मैं उनके अलावा भी जो बाकी पॉलिटिकल लोग हैं, मैं समझती हूँ कि उनको किसी तरह सरेंडर नहीं करना चाहिए और हालात का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि ऐसा वक्त आता है सियासी जमातों के ऊपर, और फिर सियासी जमातें जब मुकाबला करती है उनका फर्ज भी होता है और अवाम भी एक्सपेक्ट कर रही होती है। अब हम देख रहे हैं, और ये मतलब पार्टी भी क्लेम करती है कि बड़ी पॉपुलर पार्टी है और लोगों का उनके ऊपर एतमाद है, अवाम चाहते हैं कि उनके साथ चलें, तो फिर मेरा ख्याल है उनको अपनी जगह पर खड़ा होना चाहिए। ये सिर्फ सियासी वर्कर्स का नहीं फर्ज होता, ये लीडरशिप का फर्ज होता है कि वो उनको लीड करे मुश्किल हालात में। तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुझे उनके छोड़ के जाने पे इस वक्त अफसोस है। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि जब आप मिनिस्टर होते हैं, सेनेटर होते हैं, एमएनए होते हैं, पावर एंजॉय कर रहे होते हैं सम्राट से, तो आप ये क्यों समझते हैं कि ये ताहयात आप लेके आए हैं? और खवातीन ने भी फेस किया है। भी तो उन्होंने मैनेज किया ना, अपनी फैमिली को भी किया, अपनी हेल्थ इश्यूज को भी किया, तो कोई बात नहीं, ये सारा कुछ चलता है, जिंदगी के साथ होता है और उनको बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं जरूर ये कहूंगी कि जो रियासती जबर है वो हमें नजर आ रहा है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। ये पॉलिटिकल प्रोसेस के अगेंस्ट है और ये मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है ना रबिया बाजवा, आप लोग जो है ये पहले जो हम बारों से, तो बार काउंसिल की नहीं कहूँगा, खुद ख़ास तौर पर फिर मैं ये कहूँगा कि ख़वातीन के सिलसिले में आप लोग एक लॉयर्स की इनके केस, जब केस ना लड़ा जाए उनका प्रॉपर, खैर उनकी तो खैर साहबजादी लॉयर हैं, लेकिन बहुत सारे कारकुनों ये भी शिकायत है कि उनका केस नहीं लड़ा जा रहा। रबिया जी जी, मैं देखिए बात ये है कि मैं बतौर ओहदेदार मैं एक बात बड़ी क्लियर करूंगी कि मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, और अगर हो भी ज़हनी तौर पे, लेकिन मैं जब तक रिप्रेजेंट करूंगी अपने इस प्लेटफॉर्म पे एज ए नायब सदर हाईकोर्ट बार, मैं किसी सियासी जमात के लिए काम नहीं करूंगी। अब आ जाइए दूसरी तरफ, ये बुनियादी तौर पर ह्यूमन राइट्स के इशूज हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम लोग तो अपनी कैपेसिटी में आवाज उठा रहे हैं और हमारा फर्ज भी सॉरी रबिया बाजवा की लाइन ड्रॉप हो गई है। उनका ये कहना था कि डॉक्टर शीरी मदारी को बहरहाल इस सूरत हाल का मुकाबला था। सियासत में ऐसा वक्त आता है जब आप एमएनए होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, वज़ीर होते हैं, तमाम मराहत और तमाम इंटरनेशनल जो आपके दौरे होते हैं उससे जब फैज़याब होते हैं, तो आप ये क्यों समझते हैं कि ये आपका हक़ है और सारी ज़िंदगी ये चलता रहेगा? बहरहाल तमाम सियासी पार्टियों में कड़ा और बुरा वक्त आया, और ये ठीक है कि सॉरी टू से उनके बयान से उनकी हमदर्दी तो होती है, लेकिन रबिया बाजवा जिस मौक़िफ़ का इज़हार कर रही थी वो एक हद तक दुरुस्त है कि ऐसे मौके पे सियासी पार्टियों को कड़े वक्त में मुकाबला करना चाहिए। मैं दोबारा चाह रहा हूँ कि रबिया बाजवा ने रबिया भी मैं फिर ये कह रहा था, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, कि जो लोग आजकल पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ये बात पेश नज़र रखना चाहिए कि ये मरहले भी आते हैं, सारी ज़िंदगी तो आप इख्तियार लिख के नहीं लाए हैं, और फिर ये कि आप खामोश हो जाएं, आप एक उस बयानियों को जो पॉपुलर है उस बयानियों को आगे बढ़ा रही हैं, तो फिर ये तो उन लोगों के हौसले भी तोड़ेगा ना कि जो आपसे कमतर दर्जे के वर्कर्स हैं, कारकुन हैं। रबिया, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ा क्लियरली इस चीज को देख रही हूँ। हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि इसको सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए। जो सियासी हमारी क़यादत होती है सियासी पॉलिटिकल पार्टीज की, वो ये करते हैं कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल कमिटेड नजरियाती लोग हैं, उनको इक़्तिदार में आके नजरअंदाज करते हैं और उस तरह के लोगों को अपने साथ रखते हैं जिनके पीछे या तो वो एलीट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे होते हैं। अगर हम अमूमी नजर डालें इस वक्त पीटीआई के ऊपर, जो मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है मैं दुरुस्त ना भी हूँ, तो मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जो लोग इस पार्टी में इंडक्ट किए गए या ऐसे लोग जो जिनका नजरियाती कमिटमेंट पार्टी के साथ नहीं थी या कमजोर थी, वो छोड़ रहे हैं। जो वर्कर है वो तो आज भी मार खा रहा है। आप देखिए, वर्कर तो आज भी कमिटेड है, वो जब भी ये कॉल करते हैं तो निकलते हैं। और ये खाली पीटीआई की बात मैं नहीं कह रही, ये हर सियासी जमात का अलमिया है कि वो ऐसे लोगों को इनकरेज करती है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो दूसरी सियासी जमातों से आते हैं ये उनको अकोमोडेट करते हैं और अपने लोगों को, नजरियाती लोगों को छोड़ते हैं। तो ये पार्टीज के लिए भी सबक है, सारी सियासी जमातों के लिए सबक है कि आप अपनी जो किबला है उसको दुरुस्त करें और नजरियाती सियासत मुल्क के अंदर करें। और नजरियाती सियासत तभी होगी जब आप आइडियोलॉजी के ऊपर आप सियासत करेंगे। जब आप किसी और मतलब मदद, अवामी मदद की बजाय जब किसी और तरफ से मदद लेते हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली पार्टीज के ऊपर जब बुरा वक्त आता है तो फिर वो उस तरह के गैर नजरियाती लोग उनको छोड़ जाते हैं।
आपने एक और एक आप जिस तरह इशारा कर रही थी, यकीनन मैं देख रहा था कि बाद बड़ी खवातीन एक्टिविस्ट किसी को जल्द से जुलूसों में कुछ खराश भी आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन इस बड़े पैमाने पर यानी तासुब तो नहीं बरतना चाहिए चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ख़ासतौर से आपके पंजाब में बड़ी एक्टिव खवातीन और बड़े NGOs और बड़े इंटरनेशनल इशूज़, और कहीं कंबोडिया में कुछ हो जाए, घाना में हो जाए, दुनिया में कहीं हो जाए, हर वक्त उनकी आवाज़ उठती है। इनमें से एक का भी मैंने ना ट्वीट देखा ना वो कोई स्टेटमेंट देखा। ये जो आपकी मैं तो कहता हूँ सूडो इंटेलेक्चुअल आपकी जो एक्टिविस्ट हैं, ये भी एक अफसोस का खबर है ना। दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त लोगों में अवेयरनेस आ गई है और जो चीजें एक्सपोज हुआ है ना, हमारा पूरा समाज एक्सपोज हुआ है, तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि जो यहाँ पर भी डिवीजन आ गई है कि जो नजरियाती तौर पे, मैं तो खुद लेफ्टिस्ट हूँ तो मैं लेफ्ट की बात ही करूंगी, जो लेफ्टिस्ट पोलिटिकल वर्कर रहे हैं या NSF या पोलिटिकल स्ट्रगल करते रहे हैं, उनका और एंजियोटिक स्ट्रगल का बहुत बुनियादी फर्क है। मतलब हम लोग जो आम कारकुन की बात करते हैं जिन्होंने खवातीन ने जेलें भी काटी और वो उन खवातीन में और उनमें के जो ह्यूमन राइट्स के लिए मतलब मैं उनमें से बहुत अच्छी भी हैं जो यकीनन बड़ा उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अमूमी तौर पे देखें प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रगल जो होती है ह्यूमन राइट्स की, मैं नहीं समझती कि वो जो है उसको आप इक्वेट कर सकते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल से। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक और अब समाज के अंदर बात हो रही है, हम अपने साथियों से कह रहे हैं कि जहाँ पर सब एक्सपोज हुए हैं वहाँ पे नाम निहाद लिबरल्स भी बहुत एक्सपोज हुए हैं। मैं जेन्युइन रेडिकल लेफ्टिस्ट लिबरल्स की बात नहीं कर रही, तरक्की पसंद लोगों की भी बात नहीं कर रही, मैं उनकी कर रही हूँ जिनको आप सूडो लिबरल्स कहते हैं। तो अच्छी बात है कि इसमें जो हमारे साथी हैं उनको भी समझने का मौका मिलेगा। और जैसे हम पहले से हम देखते हैं ना, जैसे सियासी जमातों में हर जमात का एक अपना डिक्टेटर है, वो उसके खिलाफ बात नहीं करते, तो इसी तरह अब जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है उनके लिए भी जमहूरियत अपनी अपनी है। किसी जमात को वो जमहूरियत समझती है, दूसरी सियासी जमात जिससे वो कदामत पसंद समझते हैं उसके इंसानी हकूक के लिए वो बात नहीं कर रहे। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी अच्छा है कि ये सब जो समाज है वो एक्सपोज होता जा रहा है। शायद हम आइंदा अपने आने वाले वक्तों में अपनी लाइन जो है उनको दुरुस्त कर सकें। कुछ आपके इल्म में है कि पंजाब में पता नहीं नॉर्मली आप अगर हाई कोर्ट जा रही हैं या दीगर कोर्टों में कितनी खवातीन होंगी? कोई लोगों खवातीन क्या, वैसे तो ओवरऑल 7,000 कोई कह रहा है, कोई 12,000 कारकुन है मजमू तौर, लेकिन खवातीन की तादाद खासी बड़ी तादाद में है। कुछ है एस्टिमेट या कुछ ऐसी की बात करें, कहाँ पर हैं खवातीन? कितनी, मैंने कहा कुछ आपके इल्म में है कि खवातीन इस वक्त पंजाब में खास तौर पर जो गिरफ्तार हुई हैं? नहीं सर मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकूंगी, लेकिन दर्जनों में होंगी गालिबन। नहीं सर, जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा तादाद में नजर आ रही हैं। और उसमें एक चीज मैं उसको अगर पॉजिटिवली देखूं तो ये मुझे नजर आ रहा है कि आप देखिए कि विमेन पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, लेकिन ये है कि जिस तरह उनके साथ सलूक हो रहा है, मुझे याद है कि मैं काम करती रही तायरा मजहर अली साहिबा के साथ, हम लोग बहुत मतलब निकलते रहे, हम मुख्तलिफ इशूज के ऊपर भी बात करते रहे, हमने जबर भी देखा। ये मैं 2000 और मुशर्रफ दौर से भी पहले की, बल्कि मैं तो 7 साल की उम्र में पहला मैंने प्रोटेस्ट किया था 85 में शायद या 84 में मार्शल दौर में, तो मुझे तो उतनी यादाश्त में जो चीजें हैं तो मुझे तो वो भी उतना उससे ज्यादा जबर अब नजर आ रहा है। जिस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह मतलब उनको डिग्रेड कर रहे हैं खवातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से, तो वो बड़ा अफसोसनाक है। मतलब ये इसकी मिसाल नहीं मिलती, तो मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। शुक्रिया रबिया बाजवा, लाहौर हाई कोर्ट बार की सीनियर नायब सदर हमारे साथ थी। डॉक्टर शरीफ की अलहदगी जिस तरह हुई, जिस तरह या अलहदा हुई, जिस पाए की वो लीडर थी, जितनी करीब थी, जितना उन्होंने बहरहाल पावर में भी साथ रहीं, उनके छोड़ने से लोगों को दुख भी हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हें इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और अहम इशू कि पहली बार कहा जाता है कि जी चीफ जस्टिस को नज़रअंदाज करके कमीशन तश्कील दिया गया है जो वीडियो लीक्स को देखेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। सड़कों पे जो एक ज़माने में सियासत होती थी और पार्लियामेंट में होती थी, लेकिन अब सारी सियासत का महवर ऐसा लगता है कि अदलिया है या फिर ऑडियो और वीडियो लीक्स है।
ऑडियो लीक्स को कहा जाता है कि जनाब बताते खुद एक गैर कानूनी गैर आइनी चीज़ है। लेकिन अब हुकूमत ने, जी हाँ हुकूमत ने, वज़ीर क़ानून ने चीफ जस्टिस की नहीं सीनियर तरीन जज जस्टिस कायद फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दी है जो 30 दिन के अंदर इस बात का तयन करेगी कि इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस बेंच की तश्कील के लिए खुद चीफ जस्टिस की मंजूरी नहीं ली गई और इसके साथ ये सवाल उठा कि चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर क्या हुकूमत कमीशन कायम कर सकती है। हुकूमत के कायम करदा कमीशन में एक कंट्रोवर्सी ये भी आई है कि बड़े काबिल एहतराम हमारे सीनियर मोस्ट जो आगे चलकर कहते हैं चीफ जस्टिस बनेंगे, कादी फ़ाइज़ ईसा को इसका सरबराह बनाया गया है। मैं देख रहा था कि बहुत सीनियर हमारे लॉयर चौधरी एतराज़ का कहना था कि कादी फ़ाइज़ ईसा को ये ओहदा नहीं लेना था। लेकिन जैसे कादी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि कमीशन सिर्फ हक़ाइक़ के तयन के लिए कायम किया जा रहा है क्योंकि तवातुर से जो लीक्स आ रही थी उनमें जजों के नाम आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा वादे कर दिया कि किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान की सियासत में आपने देखा होगा कि ऑडियो वीडियो लीक्स तो महीनों में ज़्यादा आए हैं क्योंकि मीडिया हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी तवील तारीख़ है। ख़ास तौर पर जहाँ तक मुझे याद है बड़े काबिल एहतराम जज होते थे, मरहूम हो गए, अच्छा नहीं लग रहा। वो उनकी और उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ की एक लीक ने बड़ी धूम मचाई थी कि जस्टिस साहब और शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आला थे उनके दरमियान गुफ्तगू ये हो रही है कि आसिफ अली जरदारी को सदा देने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। एक बार फिर मरहूम जैसे अब्दुल क़य्यूम के माज़र के साथ, लेकिन तारीख़ होती है, बड़ी शफ़ाक़ होती है, वह अब रिकॉर्ड पर आ जाए तो फिर सामने लाना भी पड़ता है उसको। देखिए ये गुफ्तगू जो हो रही है जैसे क़य्यूम और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। दोनों तरफ से आपने देखा कि सलाम दुआ जो है हो रही है, एक दूसरे को यकीन दहानी कराई जा रही है, दबाव का जिक्र आ रहा है, दरख्वास्तें की जा रही हैं। और ये उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस अब्दुल क़य्यूम मरहूम के साथ हुई है। अब मैंने कहा ना इतने बड़े मज़ीद टेक्नोलॉजी ने इसको और ज़्यादा वाज़े कर दिया है कि किस तरीके से इन ख़बरों को जब लीक होती हैं तो बाकायदा एक पूरा स्कैंडल बनाकर पेश किया जाता है। अभी हालिया दिनों में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीक जिसको हमारी जो सोशल मीडिया की ज़बान में कहा जाता है कि रिकॉर्ड हुई, वो थी हमारे चीफ जस्टिस की सास और साबिक गवर्नर की बहू के दरमियान। देखिए सास बहू की लड़ाई आ गई अब तो इंटरनेट में। और लोगों को भी कहा है और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत है, उनको कमजोर करे कि इनसे हिम्मत उनको तो अल्लाह करे जो बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री। लुक एट द वे चीफ जस्टिस बंदियाल साहब की सास और हमारे साबिक गवर्नर तारिक रहीम की चीफ जस्टिस साकिब निसार की सास और हमारे साबिक गवर्नर तारिक रहीम की जो बेगम है उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो सुनी। और एक और जो जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो, इसने भी काफ़ी दिनों तक स्क्रीनों पर धूम मचाई।
चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर ये 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी ठीक है ना जी, मैं देख रहा ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ अगर उस चीफ जस्टिस साबिक तो यही कह रहे हैं कि जनाब मैं एक आइनी मशवरा दे रहा था जिनका हक़ है, लेकिन गालिबन जो 2 साल या 3 साल की मुद्दत से पहले वो इस बात का राइट नहीं रखते। इन सारी गुफ्तगू पर लीग पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, मुमताज़ माहिर कानून साबिक सदर और एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। जी खान साहब, ऑडियो लीक तो खैर खुद ही एक गैर कानूनी चीज़ है, इस पर कमीशन का क़याम क्या कहेंगे हुकूमत की जानिब से जो हुआ है? मैं तो समझता हूँ ये कमीशन बनाना ही नामुनासिब था, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि ये ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स किसी इजाज़त के बगैर लेनी, यानी उस पर जासूसी करना जो है ये वैसे खिलाफ कानून है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह जजमेंट है 2018 की, खोसा साहब ऑथर हैं, उन्होंने बड़ी सारी कंडीशन 14-15 कंडीशन लगाई थी कि कोई भी जो सबूत है जो वीडियो लीक्स वीडियो और ऑडियो लीक्स के बेसिस पे होता है या ऑडियो रिकॉर्डिंग की बेसिस पे होता है, उसके लिए उसको मंजूर करने के लिए उस पर किसी किस्म का इन्हिसार करने के लिए 14-15 उन्होंने बहुत अहम और बहुत सख्त कंडीशंस लगाई थी। तो ये किस तरह हो सकता है कि आप इन चीज़ को जो बुनियादी तौर पे गैर कानूनी है और जिस पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता कानूनी तौर पर, उनके ऊपर एक इतना हाई पावर्ड कमीशन बना दें और उसके टर्म्स और रेफरेंस में ये चीज़ें दे दें। मैं समझता हूँ ये सारी की सारी एक्सरसाइज ही गलत है और इसके पीछे नीयत गालिबन जजेस को आपस में उनके इख्तिलाफात बनाने और बढ़ाने की कोशिश है। नहीं, और फिर खातब ये भी तो है ना कि अब अगर हुकूमत को ये इख्तियार मिल गया वज़ीर क़ानून को कि वो जजों से ऑडियो लीक पे बनाएंगे, तो इसके मैंने हुकूमत के कोई और वज़ीर किसी और इशू पर भी जजों से कहेंगे जनाब रेकोडिक पे भी बना लें और वो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी बना लें और करप्शन पे भी बना लें, यानी हर इशू पर मैंने वो जजों को कह सकते हैं ना, वाई ओनली ऑडियो लीक या वीडियो लीक? खान साहब जी बिल्कुल सही कहते हैं कि, और ये मेरे ख्याल में इस किस्म के कमीशन बनाने के बज़ाहिर कोई जवाज़ नहीं है और इसका मतलब बाज़ औक़ात किसी को टारगेट करना भी हो सकता है, उसका सियासी इस्तेमाल भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये जो कमीशन बनाया गया है इस हुकूमत ने इसका सियासी इस्तेमाल, सियासी मफाद उठाने के लिए बनाया गया है और इस किस्म के कमीशन नहीं बनने चाहिए। इसमें एक और बुनियादी सवाल उठाया जा रहा है कि जैसे आप किसी भी सरबरा किसी भी इदारे के सरबरा को बाईपास करके, यानी ये तो नहीं हो सकता कि अगर हम मैं मुख्तदर इदारों के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसके सरबरा को बाईपास करके उनके जो मातहत हैं उन पर मुश्तमिल डायरेक्ट हुकूमत कमीशन बना दे। ये एक तो रवायत पड़ जाएगी ना कि कल किसी भी इदारे की, आज तो चलें जुडिशरी का मसला है, कल इसी तरह स्पीकर को बाईपास करके एमएनए चेयरमैन सेनेट को बाईपास करके सेनेटर पे ही बनाई जा सकती है कमेटी, हुकूमत बनवा सकती है। देखिए बात यह है कि ये हमेशा से रवायत ही रही है और मैं समझता हूँ ज़रूरी भी है। जब कभी आपने कमीशन बनाना है जिसमें किसी सर्विंग जज को आपने रखना है, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, तो ज़रूरी है कि उस कोर्ट के चीफ जस्टिस से उसके बारे में मुशावरत की जाए और इजाज़त ली जाए, तब ही ऐसे जज को आप उस कमीशन का हिस्सा बना सकते हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, उनके मशवरे के बगैर, उनकी कंसल्टेशन के बगैर किसी जज को भी उस कोर्ट में से किसी कमीशन का मेंबर या चेयरमैन बनाना जो है वो रवायती तौर पर गलत है और ये नामुनासिब है। खातब एक और भी बात है कि बड़े काबिल एहतराम हैं हमारे काजी फायद ईसा साहब
और बड़ा उनका फैमिली के हवाले से, उनके जो फैसलों के हवाले से फिर कहा यही जा रहा है, और इंशाल्लाह शायद अपने राइट पर बने भी कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी होंगे। तो इस तरह कमीशन की सरबराही कबूल करके वो कंट्रोवर्शियल, कहीं मैं वैसे ज़रा सख्त लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना करना चाहिए, मुतनाज़ा यानी जो कहा जाता है, वो तो नहीं बन जाएंगे या बना दिया गया है उनको? जी, यही तासुर पाया जाता है कि इतनी एक मुतनाज़ा चीज़ में उनको नहीं कमीशन में बैठना चाहिए था। अगर कंक्लूडिंग एक क्वेश्चन पूछूं खास साहब कि ये ऑडियो लीक या वीडियो लीक कोई नई बात तो नहीं है, मुझे वैसे याद नहीं जा नहीं रहा कि मैं मरहूम बड़ी फैमिली, काबिल एहतराम फैमिली है मेरे लिए, जस्टिस क़य्यूम साहब, उनका एक बड़ा लीक हुआ था जो वो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये एक बड़ी लंबी तारीख़ है हमारी, इस वक्त कुछ ज़रा ज़्यादा हो गया है क्योंकि सीनियर ज़्यादा आ गई हैं। खास साहब जी बिल्कुल, वो भी केस था, बल्कि उससे पहले जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की दूसरी हुकूमत को जो था डिसमिस किया गया था 1996 में, उस पर भी जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उस ज़माने में वीडियो ऑडियो लिंक्स जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी उसको डिसअप्रूव किया था उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी बेंच ने, और कहा था कि ये बिल्कुल नामुनासिब है, इससे लोगों के बुनियादी हकूक़ पर गलत असर पड़ता है। और ये भी कहा गया था कि ये आर्टिकल 9, आर्टिकल 14 राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, इसके ख़िलाफ़ है। शुक्रिया हामिद खान साहब, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एक बड़ा अथॉरिटी के दर्जे लिखते हैं। उनका कहना था कि कमीशन तो खैर गैर कानूनी है, लेकिन खुद ऑडियो और वीडियो सुप्रीम कोर्ट एक से कई बार कह चुकी है कि गैर कानूनी है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।